हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। पहला पार्ट हम लेके आए थे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता क्या होती है, और उसमें हमने जगत मोनेरा के बारे में बताया था। आज हम सेकंड जगत यानी कि दूसरे जगत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, उनके क्या लक्षण है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था कि मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं और उनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, इसमें भी एक कोशिकीय जंतु ही मिलेंगे, लेकिन इसमें जो कोशिका होगी वो यूकैरियोटिक कोशिका होगी। दोनों में डिफरेंस यही है कि मोनेरा में जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जबकि प्रोटिस्टा में क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसको हम लिखते चल रहे हैं, अभी लिखते चलिए। तो इसका पहला लक्षण है, जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसका पहला पॉइंट यही रहेगा कि जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, यानी कि जो जीव इसमें पाए जाएंगे इनका शरीर एक कोशिका का बना होगा, और जो कोशिका होगी वो क्या होगी, यूकैरियोटिक होगी। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप नहीं जानते तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। वैसे थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहा जाता है जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाए, और उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, केवल 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूरी तरह से विकसित केंद्रक मिलेगा, और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, इस जगत के जंतुओं में समस्त जैविक क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती है। एक कोशिका में ही संपन्न होती है। यानी कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं जैसे कि हो गया पोषण, पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं इत्यादि। तो प्रोटिस्टा जगत में जो जीव होते हैं इनके शरीर में समस्त जैविक क्रियाएं, जैसे कि हम लोगों में जो जैविक क्रियाएं होती है, पोषण, पाचन, जनन, उत्सर्जन, ये सब होता है। तो इस जगत के जंतुओं में जो केवल एक कोशिका से ही बने होते हैं, उसी एक कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें गमन के लिए सीलिया, पादाभ पाए जाते हैं। देखिए, इनमें जो गमन होता है, जैसे हम लोगों में गमन क्या होता है कि हम लोग पैर की सहायता से जो है चलते हैं, इनमें गमन के लिए क्या पाया जाता है, सीलिया, इसको पश्चाभ भी कहा जाता है, कशाभिका, इसको फ्लैजिला कहा जाता है, तथा पादाभ यानी कि स्यूडोपोडिया, ये सब पाए जाते हैं। इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ये किंगडम प्रोटिस्टा का जो है जनरल पॉइंट है। हाँ, इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसमें जैसे
इसमें प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटोजोआ, इसमें प्रोटोजोआ संघ को रखा गया है। ये इसका उदाहरण है, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में केवल एक संघ को रखा गया है, संघ प्रोटोजोआ। अब संघ प्रोटोजोआ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप प्रोटिस्टा जगत के इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, प्रोटिस्टा जगत की खोज, प्रोटिस्टा जगत की खोज अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्नेस्ट हेकल, इनको आप एकल हेकल कुछ भी कह सकते हैं। हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे संघ प्रोटोजोआ के बारे में। संघ प्रोटोजोआ क्या होता है? तो देखिए, सन 1673 में, सन 1673 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम इस संघ के कुछ जीवों को देखा था। इस संघ के कुछ जीवों को देखा था। पहला पॉइंट इसका ये है कि सन 1673 में एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की है। इन्होंने इस संघ के कुछ जीवों को देखा था। दूसरा पॉइंट ये है, सन 1820 में, सन 1820 में गोल्डफस ने इस संघ का नाम प्रोटोजोआ रखा। प्रोटोजोआ रखा। दो पॉइंट्स इसके पहले आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि सन 1673 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इस संघ के कुछ जीवों को देखा था। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही देखा था कि प्रोटोजोआ के कुछ जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्या था कि 1820 में गोल्डफस ने इस संघ का नाम जो है प्रोटोजोआ दिया। ठीक, आप इन दो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर हम जानेंगे प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है और इस संघ के जीवों के लक्षण क्या होते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोटोजोआ जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रोटॉस, मीन्स फर्स्ट। प्रोटॉस यानी प्रो का मतलब प्रोटास, और प्रोटास का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। इसको आद्य या प्राथमिक आप कह सकते हैं, प्रथम। और जोवन, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। जोवन का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जंतु। ठीक, तो प्रोटोजोआ के नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रोटोजोआ में कौन से जंतु हैं। ऐसे जंतु जो इस पृथ्वी पे सबसे प्रथम है, यानी कि प्रथम विकसित जंतु ही क्या है? प्रोटोजोआ हैं। ठीक, प्रोटास का मतलब होता है फर्स्ट, आद्य या प्रथम, और जोन का मतलब होता है एनिमल यानी कि जंतु। आप इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है हेडिंग डालेंगे संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। पहले आप लिख लीजिए कि प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है कि प्रोटास मीन्स फर्स्ट यानी कि आद्य प्रथम, जोन का मतलब होता है एनिमल यानी कि जंतु। और उसके बाद आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी? संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। नोट कीजिए इतना।
अब हम संघ प्रोटोजोआ के जो है कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। केवल एक कोशिका का बना होता है। ये पहला पॉइंट है कि संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु पाए जाते हैं उनका जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका का बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जंतु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। यानी कि ये जंतु क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो संघ प्रोटोजोआ के जो भी जंतु पाए जाते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है, प्रोटोजोआ के जंतु का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये जंतु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन दो पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनके एक कोशिकीय शरीर में ही जीवन की समस्त जैव क्रियाएं जैसे पोषण, जनन, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके एक कोश के शरीर में ही जीवन की समस्त जैव क्रियाएं जैसे पोषण, जनन, उत्सर्जन, श्वसन आदि संपन्न होती हैं। ठीक, अब देखिए जैविक क्रियाएं जैसे हम लोगों के शरीर में भी होता है। हम लोगों का शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है, अंगीय स्तर का है, यानी कि अंग से मिलके जो है शरीर बना है। इसमें जो है सभी क्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं इनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। उसमें वो सभी जैव क्रियाएं होती है जो हम लोगों के अंदर होता है, वो सभी जैव क्रियाएं उसमें भी संपन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका शरीर एक आवरण से ढका होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब ऐसे जंतु होते हैं। इनका शरीर बाहर से जो है एक आवरण से ढका होता है। उस आवरण को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। आप इन दोनों पॉइंट्स को भी नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जो श्वसन होता है शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा होता है। सामान्य विसरण द्वारा होता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जो श्वसन होता है वो शरीर की सतह से होता है और सामान्य विसरण द्वारा होता है। जो विसरण की प्रक्रिया होती है उसी की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इनमें श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें
जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, दोनों प्रकार से होता है। यानी कि इनमें जो जनन की जो क्रिया होती है, जो जनन होता है वो लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, कुछ में अलैंगिक होता है, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जैसे इस संघ में जो है कौन कौन से जंतु आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना इत्यादि। एक प्लाज्मोडियम भी है, प्लाज्मोडियम इत्यादि। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि इनमें जो श्वसन होता है शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा होता है। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाया जाता है। उसके बाद इसका उदाहरण क्या? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्लाज्मोडियम। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे। अब हम बात करेंगे कि जो संघ प्रोटोजोआ में जो हमने उदाहरण बताया अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इनका जो गमनांग है वो कौन सा गमनांग है? जैसे कि अभी हमने बताया कि गमन के लिए इसमें क्या पश्चाप, कशाभिका और पादाप पाए जाते हैं। तो किस जंतु में कौन सा गमनांग होता है उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो देखिए, अमीबा में जो गमन होता है, अमीबा में गमन पादाप के द्वारा होता है। इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो गमन होता है वो पश्चाप के द्वारा होता है। इसे सीलिया कहा जाता है। और युगलीना, युगलीना में जो गमन होता है वो कशाभिका के द्वारा होता है। कशाभिका या कशाभ इसको कहा जाता है। इसको फ्लैजिला कहा जाता है। तो ये इसके गमनांग है। इस संघ प्रोटोजोआ में जो अमीबा होता है वो पादाप के द्वारा गमन करता है। जैसे कि अमीबा की कोई एक निश्चित आकृति होती नहीं, इसकी कोई भी एक आकृति हो जाती है, उसमें से छोटे छोटे पादाप निकलते हैं। उसी पादाप के द्वारा क्या करता है? अमीबा गमन करता है। ठीक, ऐसे छोटे छोटे पादाप निकल जाएंगे, इन्हीं पादाप के द्वारा क्या करता है? अमीबा गमन करता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम में पश्चाप पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, उसे सीलिया के द्वारा वो गमन करता है। और उसके बाद जो युगलीना है, युगलीना में कशाभिका पाई जाती, फ्लैजिला पाई जाती है, उसकी सहायता से वो गमन करता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक पैरासाइट है, एक परजीवी होता है जो मनुष्य, पहले तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में पाया जाता है। ये एक मलेरिया परजीवी होता है। इसी के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर में मलेरिया होता है। ठीक, और इसको नोट करने के बाद अब चूंकि आपको बताया गया कि जो अमीबा होता है इसकी कोई निश्चित आकृति होती नहीं, इसलिए अमीबा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पैरामीशियम और युगलीना का फिगर हम बनाएंगे, उसके बारे में जो जानकारी आप बेसिक नॉलेज जो चाहिए आपको वो हम बताएंगे। फिर उसके बाद अपना वीडियो हम ख़त्म करेंगे, लेकिन पहले उसके फिगर के बारे में हम जान लेंगे, फिर उसके आगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। देखिए, ये हमने जो है पैरामीशियम और युगलीना का फिगर बना दिया है, ये जो कि संघ प्रोटोजोआ के क्या है? उदाहरण है। अब पहले आप फिगर को समझ लीजिए कि उसमें मतलब पैरामीशियम और युगलीना में क्या क्या पाया जाता है, किसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरामीशियम की। पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। स्लीपर जंतुक का मतलब इसकी आकृति जो होती है वो पैर के तलवे की तरह होती है, चप्पल की आकृति की होती है। जैसे आपका चप्पल होता है, जो आप हवाई चप्पल पहनते हैं ना, उसी के आकार का क्या होता है? ये पैरामीशियम होता है। ठीक, इसीलिए इसको स्लीपर जंतुक कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें एक दीर्घ केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाएगा, और एक लघु केंद्रक पाया जाता है, यानी कि छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद ये संकुचनशील रिक्तिकाएँ हैं।
ऐसी रिक्तिकाएं जो प्रकाश, केमिकल, इन सब के प्रति क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, इनसे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसको संकुचनशील रिक्तिका कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये इसका कोशिका मुख है, जिसके द्वारा ये किसी भी पदार्थ को क्या करता है, इंजेक्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है। उसके बाद यहाँ पे ये सब खाद्य पदार्थ हैं जो इस पूरे शरीर में क्या करते हैं, राउंड राउंड इधर उधर से घूमते रहते हैं, यानी कि पूरे शरीर में टहलते रहेंगे। जैसे कि जल के माध्यम से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये पूरे शरीर में घूमते हैं। जो मटेरियल पचाने लायक होता है, यानी कि जो उपयोगी होता है, उसको जो सेल होती है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी मटेरियल को फिर क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। यही क्रिया इसमें होती है। उसके बाद आप बाहर देखेंगे जो लाइनिंग दिख रही है, ये सब लाइनिंग क्या है, सीलिया है, जिसको पश्चात कहा जाता है। ये सीलिया, इसी के द्वारा इसमें क्या होता है, गमन होता है, यानी कि गति जो पैरामीशियम करता है वो इसी के माध्यम से गति करता है। अगर ये सीलिया ना हो तो ये पैरामीशियम गति नहीं कर सकता। फिर आगे जो है, ये जो चारों तरफ इसके लेयर दिख रही है, जो इसका आवरण है, इसी आवरण को कहा जाता है पेलिकल। जो कि हमने बताया कि संघ प्रोटोजोआ के जितने जंतु होते हैं उन सब में एक आवरण पाया जाता है, वही आवरण क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है। ये पूरी संरचना थी किसकी, पैरामीशियम की। ठीक, पैरामीशियम में इतना ही है। आप ये जान सकते हैं बस पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहा जाता है, और बाकी समस्त क्रियाएं आपको बता दी गई हैं। जो श्वसन होता है वो विसरण द्वारा होगा, यानी कि जो शरीर की सतह होती है उसी से क्या होता है, विसरण होता है। अब हम बात करेंगे युगलीना की। तो देखिए जो युगलीना है, युगलीना में एक कुंचनशील रिक्तिका इसमें भी पाई जाती है, जैसे इसमें पाया गया है। फिर इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, और ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद इसके चारों तरफ भी एक लेयर पाई जाती है, उसी लेयर को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो चारों तरफ लेयर पाई जा रही है, यही लेयर क्या है, पेलिकल है। उसके बाद यहाँ पे जो एक कोशिका ग्रसनी है, जैसे हम लोगों के मुख के बाद ग्रसनी स्टार्ट होती है, वैसे यहाँ भी ये देखिए इसका कोशिका मुख है युगलीना का। यहाँ से जैसे कोई पदार्थ इंजेक्ट करता है वो ग्रसनी में जाता है, और यही ग्रसनी से होके इसका पेलिकल फ्लैजिला भी बाहर निकलता है। ठीक, इतनी चीज़ें इसमें हैं। अब युगलीना के बारे में खास बात यह है कि युगलीना जंतु और पादप दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है। युगलीना को जंतु भी कहा जाता है और पादप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, युगलीना को जंतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने जंतु और पादप के बीच अंतर जब आपको पढ़ाया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे से जाके देख सकते हैं। ठीक, हमारे चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जो जंतु और पादप के बीच की जो मुख्य कड़ी होती है, इनकी कोशिका में, जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, और पादपों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इतनी चीज़ें होती हैं। तो इसमें चूंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए क्या हो गया, जंतु हो गया। पादप क्यों है, पादप इसलिए है क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक केवल पादपों में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। और जिन जंतुओं में हरित लवक पाया जाता है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, यानी कि वो स्वपोषी होते हैं। तो एक पॉइंट आपका यहाँ से ये भी बन सकता है, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ जगत के जो जंतु होते हैं ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन जंतु क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं, और जो पादप की श्रेणी में आ जाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो इन सब इस डायग्राम को आप बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन जाए, जिसको आपको कमेंट करना है, उस क्वेश्चन को हम आपको देंगे। बाकी आगे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। अब जो है आप प्रोटोजोआ के बारे में कुछ जान लीजिए। कुछ ऐसे जंतु भी हैं प्रोटोजोआ के जो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो अभी हम आपको देंगे। पहले आप कुछ ऐसे मौखिक रूप से जो है आप सुन लीजिए। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा। अमीबा की एक प्रजाति होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक प्रजाति इसकी क्या होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रजाति होती है।
ये मनुष्य के शरीर में पेचिश रोग उत्पन्न करती है। अगर ये किसी भी माध्यम से पेट के अंदर चला गया एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो ये क्या होगा, तुरंत जो है उस मनुष्य के शरीर में क्या कर देगा, पेचिश रोग उत्पन्न करेगा। ये इसका कारक होता है, पेचिश का, डिसेंट्री का जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका कारक होता है। उसके बाद हम इसके एक दूसरे परजीवी की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में, जिसको हमने अभी बताया कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोवन है जो मच्छर के शरीर में पाया जाता है, मादा एनाफ्लीज के शरीर में। ठीक है, जब मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी मनुष्य को काटती है, ऐसे मच्छर यानी कि वो मादा एनाफ्लीज मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, अगर वो मच्छर किसी मनुष्य को काट लेगी तो प्लाज्मोडियम उसके रक्त में पहुंच जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा। जब संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, उसमें मलेरिया रोग उत्पन्न होने लगता है। इसकी पारंपरिक दवा जो है कुनैन बहुत दिनों से चली आ रही है। ये इसका जो है काफ़ी कारगर दवा माना जाता है कुनैन, उसको खा के जो है सही होया जा सकता है। उसके बाद भी तमाम दवाइयाँ हैं, लेकिन बात है उसकी प्लाज्मोडियम की, तो ये मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद बात करेंगे, एक परजीवी इसका होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये एक प्रोटोजोआ होता है ट्रिपैनोसोमा। ये क्या करता है, मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपैनोसोमा मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न करता है। इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, इस डिजीज को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है और इसको स्लीपिंग सिकनेस परजीवी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है कि इसमें जो है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे प्रोटोजोवन जो मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, हानिकारक, मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोटोजोवन को देखना है, आप किसी तालाब यानी कि जो ठहरे हुए पानी होते हैं उस तालाब के पानी की एक आध बूंद, कोई थोड़ा सी पानी लेके जो है उसको आप स्लाइड पे रख के देखेंगे तो आपको उसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सब मिल जाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसको आपको कमेंट करना है। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं देंगे। बायोडाइवर्सिटी जब पूरा खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो हम केवल क्वेश्चंस का बनाएंगे, जिसका जो है आपको कमेंट करना है, आपको जो है तैयारी करनी है। फिलहाल अभी जो है कुछ एक दो क्वेश्चन आप ले लीजिए तैयारी के लिए, बाकी आप पढ़ाई कीजिए। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो ये है, 5 जगत प्रणाली किसने दिया था। यानी कि जैव जगत का जो वर्गीकरण किया गया है, जो इस पूरी पृथ्वी के जगतों को 5 जगतों में बांटा गया है, वो किसने बांटा है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया। थर्ड क्वेश्चन है, युगलीना को जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी क्यों कहा जाता है। संयोजक कड़ी क्यों कहा जाता है। ठीक, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया, यानी कि किसने 5 जगतों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। और थर्ड क्वेश्चन है, युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। एक क्वेश्चन और, जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की खोज किसने की, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो जो है पसंद आया है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई बंद कर दिया या आपने गैपिंग की तो क्या होगा कि आप जितना किताब से दूर भागेंगे किताब आपसे उतने ही दूर भागेगी। ठीक, आप जो है केवल पढ़ाई कीजिए। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।